गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना जो विषय है वो राजनीति विज्ञान है। उसमें अपना टॉपिक है व्यवहारवाद। अपना टॉपिक है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवाद परंपरागत उपागम की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उद्भव आंदोलन है जो मूल्यों के स्थान पर तथ्यों और वैज्ञानिकता पर बल देता है। जो अपना जो परंपरागत राजनीति अपना परंपरागत राजनीति विज्ञान था, जो नहीं व्यवहारवाद है ना, जो जो व्यवहारवाद परंपरागत उपागम की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उद्भव आंदोलन है जो मूल्यों के स्थान पर तथ्यों और वैज्ञानिकता पर बल देता है। मतलब इसमें इसमें तथ्यों व वैज्ञानिकता पर बल दिया गया है, जबकि इसमें मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया। जबकि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसमें हमें मूल्यों को स्थान दिया गया। उसमें ऐतिहासिक परंपरागत राजनीति विज्ञान जो था उसमें ऐतिहासिक व कल्पनात्मक तथ्यों को कल्पनात्मक तथ्यों पर ध्यान दिया गया, जबकि इसमें मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया। इसमें केवल वैज्ञानिकता को ही स्थान दिया गया है। इसमें मूल्यों के स्थान पर तथ्यों और वैज्ञानिकता का स्थान है। मतलब जो हमारा परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसमें उसमें वो कल्पनात्मक था, आदर्शात्मक था, ऐतिहासिक था, इसलिए उसमें मूल्यों को स्थान दिया गया था। जबकि जो हमारा व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद की उत्पत्ति का जो रीजन है, वो कारण है, वो ये है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक आंदोलन है। मतलब जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसमें क्या मूल्यों को ऐतिहासिकता को भी काल्पनिकता को स्थान दिया गया था। जबकि जो व्यवहारवाद है उसमें वैज्ञानिकता में तथ्यों को स्थान दिया गया है। मतलब उसमें यह व्यवहारवाद है जो मूल्य निरपेक्ष आंदोलन है। मतलब इसमें मूल्यों को नहीं लिया गया, इसमें खाली वैज्ञानिकता तथ्यों को स्थान दिया गया है। यह व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष आंदोलन है। व्यवहारवाद के संबंध में डेविड ईस्टन की परिभाषा। व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति के स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की गई मानव का ऐसा व्यवहार जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीति व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। यानी व्यवहारवाद का जो मेन रीजन है वो वास्तविक व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जबकि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसमें राज्य सरकार में कानून का अध्ययन था। उसमें व्यक्ति के अध्ययन का कोई स्थान नहीं था। जबकि इसमें जो व्यवहारवाद है इसमें इन्होंने व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन को भी शामिल किया है। मतलब राजनीति के अंतर्गत इसमें वास्तविक व्यक्ति पर अपना समझ ध्यान केंद्रित किया है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन। यानी जो राज्य सरकार और कानून, इनमें ये संस्था है, इनमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो इनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति है, उनके व्यवहार का अध्ययन भी इसमें शामिल किया गया है। और इसमें सबसे बड़ा बैन है कि मूल्य निरपेक्ष है। परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्य सापेक्ष था, जबकि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ये मूल्य निरपेक्ष है। मतलब इसमें मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया, इसमें वैज्ञानिकता और तथ्यों को स्थान दिया गया है। और निरीक्षण परीक्षण करके ही इसमें निरीक्षण परीक्षण को स्थान दिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि व्यवहारवाद है वो वैज्ञानिकता पर आधारित है, और जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है वो काल्पनिकता पर आधारित है। मतलब उसमें आदर्शों को स्थान दिया गया, अच्छा बुरा जो आदर्श है ना उनको स्थान दिया गया हमारे, और कल्पना पर आधारित है वो, और ये ऐतिहासिक है। मतलब और जो ये व्यवहारवाद है, ये व्यवहारवाद में वैज्ञानिकता को स्थान दिया गया, और इसमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, यानी प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार का पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है।
व्यवहारवाद राजनीति व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या विकसित करना है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है। अनुभवात्मक और क्रियात्मक है। अनुभवात्मक और क्रियात्मक है। मतलब कहने का मतलब है जो व्यवहारवाद है वो अनुभवात्मक और क्रियात्मक है। मतलब इसमें अनुभव को स्थान दिया गया है और ये प्रैक्टिकल है, क्रियात्मक है। मतलब अनुभव पर आधारित है और प्रैक्टिकल क्रियात्मक है। यह परंपरागत राजनीति विज्ञान के विभिन्न विभागों में ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थात्मक आदि की प्रतिक्रिया है। यानी जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था वो ऐतिहासिक था, दार्शनिक था, विवरणात्मक और संस्थात्मक था। इनके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया यानी द्वितीय विश्व युद्ध तक अपना जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसके प्रति इनमें राजनीतिक वैज्ञानिकों में असंतोष पैदा हुआ। फिर उन्होंने उनका ध्यान व्यवहारवाद की तरफ गया। उन्होंने जो इसमें जो ऐतिहासिक और दार्शनिक, विवरणात्मक और संस्थात्मक था ना जो परंपरागत राजनीति विज्ञान, उसके प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। फिर उनका ध्यान व्यवहारवाद की तरफ गया और उन्होंने इसको व्यवहारवाद को मूल्य निरपेक्ष बनाया, जबकि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था वो मूल्य सापेक्ष था। इसका उद्देश्य राजनीति अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। यानी जो व्यवहारवाद है उसका उद्देश्य है, व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीति अध्ययन को राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोज और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। यानी जो आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र हैं उनमें जो नई तकनीकों का प्रयोग किया गया है उन्हीं के बेस पे व्यवहारवाद में भी नई तकनीकों का प्रयोग करने के लिए उसके समीप लाया गया। मतलब इसको व्यवहारवाद को, इसका उद्देश्य नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों के साथ एक व्यवस्थित सिद्धांत का विकास करना है। राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की भांति एक विज्ञान है। इसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, यानी जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, समाजशास्त्र के सिद्धांत हैं, अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, उनमें जो अर्थशास्त्र में सिद्धांतों के पद्धतियों को जो दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। इसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों के निकट लाना है। यानी मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में जो नए सिद्धांत आए हैं, इसमें भी नए सिद्धांत आए, नए प्रयोग हुए हैं। उस हिसाब से इसमें भी व्यवहारवाद में भी नए प्रयोग इनके हिसाब से, मतलब इन्हीं राजनीति विज्ञान के हिसाब से इसमें नए प्रयोग करना है। इसका उद्देश्य नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों के साथ व्यवस्थित सिद्धांत का विकास करना है। मतलब इसमें जो नई इकाइयाँ, नई पद्धतियाँ और नई तकनीकों को इसमें शामिल किया गया है। नई इकाइयाँ, नई पद्धतियाँ और नई तकनीकों को इसमें शामिल किया गया है। उसी के बेस पर इसको आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। यह प्राकृतिक विज्ञानों की भांति भी एक विज्ञान है। मतलब जो राजनीति विज्ञान है वो प्राकृतिक विज्ञानों की भांति एक विज्ञान भी है। विषय के अनुभव तथ्यों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का, यानी जो इसमें व्यवहारवाद में जो विषय के अनुभव तथ्य हैं, प्रैक्टिकल तथ्य हैं, उनको और अधिक वैज्ञानिक बनाना है। मानव के प्रेक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन करना है। यानी व्यवहारवाद में मानव के प्रेक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि व्यवहारवाद में
व्यवहारवादी मूल्यों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसमें मूल्यों को शामिल किया गया था। जबकि जो आधुनिक ये व्यवहारवाद है इसमें मूल्यों को शामिल नहीं किया गया है, इसमें खाली तथ्यों और वैज्ञानिकता को शामिल किया गया है और मानव की जो व्यवहार है उसका अध्ययन शामिल किया गया है। जबकि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था वो ऐतिहासिक था, काल्पनिक था, आदर्शात्मक था। परंपरागत राजनीति विज्ञान में वो ऐतिहासिक था, आदर्शात्मक था, कल्पनात्मक था, मतलब वो काल्पनिक था। और जबकि ये जो व्यवहारवाद है ये वास्तविक है, तथ्यात्मक है, ये तथ्य में आंकड़ों पर आधारित है, ये काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है, वैज्ञानिक है। इसमें नई पद्धतियों में नई तकनीकों को शामिल किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मानव के प्रेक्षणीयों के व्यवहार का अध्ययन शामिल किया गया है, मतलब जो मानव का व्यवहार है उसका भी परीक्षण और निरीक्षण करके इसमें शामिल किया गया है। व्यवहारवाद के उदय और विकास के कारण, मतलब जो व्यवहारवाद का जो उदय और विकास हुआ है उसके क्या कारण हैं, मतलब व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक वैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि परंपरागत राजनीति विज्ञान एक सीमा तक ही है, भाई इसकी एक सीमा है, एक लिमिट है, इससे आगे नहीं है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति वैज्ञानिकों को व्यवहारवाद का एक नए सिद्धांत की ओर अगर उन्मुख हुए। व्यवहारवाद के उदय के जो कारण है वो अब उनको हम आगे बढ़ेंगे। भाई व्यवहारवाद के उदय के कौन कौन से कारण हैं, क्यों व्यवहारवाद का उदय हुआ, क्यों परंपरागत राजनीति विज्ञान से साइंटिस्ट जो राजनीति वैज्ञानिक है वो असंतुष्ट हुए। अब आप देखते हैं आगे। व्यवहारवाद के उदय के कारण यानी क्या रीजन था कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति, व्यवहारवाद जैसा एक नया सिद्धांत हमारे सामने आया, क्या रीजन था। राजनीतिक शास्त्रों के सामने ऐसी क्या समस्याएं थी, क्या रीजन थे जिनके कारण व्यवहारवाद का उदय हुआ, जिसके कारण राजनीति वैज्ञानिकों ने व्यवहारवाद जैसे एक नए सिद्धांत का निर्माण किया। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष, पहला रीजन है, उसमें जो फर्स्ट रीजन है वो है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। व्यवहारवाद के उदय और विकास के जो कारण थे वो हम अब आगे पढ़ेंगे। मतलब भाई व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, क्या रीजन थे कि व्यवहारवाद का उदय हुआ। इसमें से एक लघुचात्मक क्वेश्चन बनता है हमारे लिए। भाई व्यवहारवाद के उदय और विकास के जो कारण है वो एग्जाम में लघुचात्मक क्वेश्चन बनता है। उसमें से पहला रीजन है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष।
यानी इसमें इसमें एक फर्स्ट रीजन है, वो ये बताया जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ थी उसके प्रति असंतोष था वैज्ञानिकों में। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान जो अध्ययन पद्धतियाँ थी उसमें राज्य सरकार और कानूनों का अध्ययन ही शामिल था, उसमें संस्थाओं का अध्ययन शामिल था बस। बाकी उसमें जो संस्थाओं में जो अध्ययन करने वाले जो लोग थे या उसमें काम करने वाले लोग थे उनको उसमें बिल्कुल ही मतलब शामिल नहीं किया गया था। परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य सरकार और कानून का अध्ययन था बस, उसमें ये 3 विषय शामिल किए गए थे। जबकि जो व्यवहारवाद है उसमें व्यवहारवाद के अंतर्गत है ना, जो इसमें व्यवहारवाद के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने व्यवहारवाद के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने मानव के व्यवहार का भी अध्ययन शामिल किया। यानी मानव के व्यवहार का पर्यवेक्षण निरीक्षण ये शामिल किया गया इसमें, जिसका प्रत्येक व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पर्यवेक्षण मापन और सत्यापन किया जा सकता है। यानी व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई है मानव का ऐसा व्यवहार जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण मापन और सत्यापन किया जा सकता है। यानी मानव का जो व्यवहार है उसका भी परीक्षण किया जाता है इस व्यवहारवाद के अंतर्गत। जो अपना फर्स्ट रीजन है वो परंपरागत अध्ययन पद्धति के प्रति असंतोष, यानी जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ थी उसके प्रति असंतोष ने व्यवहारवाद को जन्म दिया। उसमें ये रीजन है शासन के नीति निर्माण एवं उसके निर्धारण के स्तर पर राजनीतिज्ञों एवं राजनेताओं को तो सम्मानजनक स्थान दिया जाता था, लेकिन राजनीति के वैज्ञानिकों के ज्ञान कौशल एवं अनुभव की अपेक्षा की गई, जिससे उसमें निराशा हो। यानी शासन के नीति निर्माण एवं उसके निर्धारण में स्तर में राजनीतिज्ञों एवं राजनेताओं को तो सम्मानजनक, लेकिन जो राजनीति के विद्वान के ज्ञान और कौशल एवं अनुभव की अपेक्षा की गई। यानी जो विधायिकाधीश शासन का निर्माण था उसमें राजनीतिज्ञ और राजनेताओं को तो स्थान दिया गया। यानी नियम निर्माण कानून में जो राजनीतिज्ञ थे उनको स्थान दिया गया, लेकिन जो राजनीति के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, मतलब राजनीतिज्ञ थे, मतलब जो राजनीति के व्याख्या थे बड़े बड़े, उनको इसमें स्थान नहीं दिया। ये फर्स्ट रीजन है इसके असंतोष का, मतलब राजनीति विज्ञान का इस व्यवहारवाद का जो उत्पन्न हुआ है ना उसके रीजन का उसको उत्पन्न होने का फर्स्ट रीजन ही है कि परंपरागत अध्ययन पद्धति के प्रति असंतोष। यानी परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ थी इसमें शासन यानी जो शासन में अपने नियम जो विधायिका जो शासन के नियम बनाती है ना, नियम एवं नीति निर्माण, उसमें राजनीतिज्ञों एवं राजनेताओं को तो सम्मानजनक स्थान दिया जाता। यानी जो राजनेता थे उनको तो शासन निर्माण में नीति निर्माण में स्थान प्राप्त था, लेकिन जो राजनीतिक जो विद्वान थे उनको उससे दूर रखा गया। उनके राजनीतिज्ञ जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे उनके कौशल और ज्ञान को उससे दूर रखा गया। ये इसका फर्स्ट रीजन था भाई, व्यवहारवाद की उदय का और विकास का फर्स्ट रीजन था ये। दूसरा रीजन है अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। व्यवहारवाद के उदय का जो पहला रीजन था वो परंपरागत अध्ययन पद्धति के प्रति असंतोष था, और व्यवहारवाद के उदय का जो दूसरा रीजन है वो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। मतलब राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के उदय का दूसरा रीजन है अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। भाई जैसे और जो राजनीति और जो विज्ञान थे उनमें सब में नई नई तकनीकों पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा था। नए नए सिद्धांत आ रहे थे, उनमें नई नई तकनीकें आ रही थी। उसमें उन चीज़ों को देखते हुए राजनीति विज्ञान में भी नई तकनीकें नई नई पद्धतियों को शामिल करना उन्होंने उचित समझा। भाई परंपरागत राजनीति विज्ञान तक तो राजनीति विज्ञान काल्पनिक ही था, लेकिन व्यवहारवाद में लेकिन व्यवहारवाद के उदय के कारण इसको तथ्यात्मक बनाया गया।
मतलब उस समय राजनीति विज्ञान में समकालीन जो राजनीति विज्ञान के समकालीन जो विज्ञान थे, उनमें नए नए पद्धतियों तथ्यों को शामिल किया जा रहा था। उसी को देखते हुए राजनीति विज्ञान में भी नए नए तथ्य पद्धतियों को शामिल किया गया, निष्कर्ष प्रयोग तथ्यों को शामिल किया गया। अन्य सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन के नवीन तरीकों और उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला, तो राजनीतिक शास्त्र का इसमें अछूता रहना संभव नहीं था। यानी अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा का इसमें यह अर्थ है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन के नवीन तरीकों और नवीन उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा था और प्रोत्साहन उन्हीं सामाजिक विज्ञानों को देखकर, क्योंकि उनमें नवीन तकनीक में नवीन उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा था, तो ये अनुभव महसूस हुआ कि अपने राजनीतिक विज्ञान में भी नए नए तथ्यों पद्धतियों को नवीन उपकरणों में नवीन तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में रॉबर्ट डहल ने एक परिभाषा दी है। रॉबर्ट डहल ने लिखा है कि व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीति अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोण के निकट लाना है। यानी रॉबर्ट डहल ने एक परिभाषा दी है कि व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है, यानी इसको आंदोलन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसमें जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इसको व्यवहारवाद का उदय हुआ, जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों और खोजों दृष्टिकोणों के निकट लाना है। यानी मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत, पद्धतियाँ और खोज उनके निकट लाना। यानी जिस प्रकार के सिद्धांत, पद्धतियाँ अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान में प्रयोग की जा रही थी, उन्हीं सिद्धांतों, पद्धतियों, नवीन उपकरणों के आधार पर राजनीति विज्ञान का भी परीक्षण किया गया। मतलब किस प्रकार से इसमें नए नए सिद्धांत आ रहे हैं, पद्धतियाँ, खोज, उसी के बेस पे इसमें राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का उदय हुआ। इसमें भी नए नए उपकरणों, पद्धतियों उन्होंने महसूस किया कि जिस प्रकार से अन्य सामाजिक विज्ञानों में नए नए पद्धतियों, सिद्धांतों की खोज हुई, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में भी नए नए सिद्धांतों, पद्धतियों और खोजों को शामिल किया जाना चाहिए। तीसरा रीजन है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। अपना जो तीसरा रीजन है व्यवहारवाद को उदय का तीसरा रीजन है अपना द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। अपना जो व्यवहारवाद के उदय का तीसरा रीजन है वो है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। यानी सेकंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, तीसरा रीजन, द्वितीय महायुद्ध ने व्यवहारवाद को गति प्रदान की। राजनीतिक शास्त्रियों को सोचने पर विवश किया कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर उनकी संस्थाओं और उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। मतलब जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान था उसमें खाली संस्थाओं का अध्ययन ही शामिल था, राज्य सरकार और कानून का अध्ययन ही शामिल था, जबकि इसमें व्यवहारवाद में उन संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन भी करने वाले व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी शामिल किया जाना महसूस किया गया। मतलब राजनीतिक वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि इन संस्थाओं के साथ साथ उसमें जो कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके भी राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन इसमें शामिल किया जाए। राजनीतिक शास्त्रियों को सोचने विवश किया कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़ाकर उनकी संस्थाओं और उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के, यानी जो राजनीतिक संस्थाएं थी उस समय
राज्य सरकार और कानून। परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन का विषय था वो राज्य सरकार और कानून थे। उनके साथ उन परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार और कानून का अध्ययन शामिल था, जबकि व्यवहारवाद में राज्य सरकार और कानून के साथ साथ उनकी जो उसमें कार्य करने वाले व्यक्ति थे उनका भी उनके राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को शामिल किया गया है। चौथा रीजन नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। नवीन अध्ययन पद्धतियों का चौथा रीजन है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। यानी राजनीति विज्ञान के समकालीन जो विज्ञान थे उनमें सब में नई पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा, जबकि राजनीति विज्ञान इनसे छूता था। इसीलिए राजनीति विज्ञान में भी समकालीन विज्ञानों को देखकर नई पद्धतियों के प्रयोग की आवश्यकता महसूस हुई। द्वितीय महायुद्ध के बाद राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में यह विचार बल पकड़ता गया कि राजनीति शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा। परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकी विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों, निर्देशन सर्वेक्षण जैसी प्रविधियों के बढ़ते हुए प्रयोग ने राजनीति व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद का पोषण किया। यानी द्वितीय महायुद्ध के बाद राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में यह विचार बल पकड़ गया कि राजनीति शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा। यानी राजनीति विज्ञान का अगर अपने को विकास करना है तो इसमें नई पद्धतियों को शामिल किया जाना चाहिए। अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में नई पद्धतियाँ, नए सिद्धांतों का प्रयोग किया जा रहा है। उस प्रकार से राजनीति विज्ञान में भी नए सिद्धांत और पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकी विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों, निर्देशन सर्वेक्षण जैसी प्रविधियों के बढ़ते हुए प्रयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद का पोषण सहज कर दिया। यानी इन्होंने ये पद्धतियाँ बताई हैं कि परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकीय विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों, निर्देशन सर्वेक्षण जैसी प्रविधियों के बढ़ते हुए प्रयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर, यानी ये जो मैंने बताई ना पद्धतियाँ, इन्होंने राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक विज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाया है। ये मैंने आपको व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ उसके रीजन बताए, मैंने उसके कारण बताए। उसके व्यवहारवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ और क्यों हुआ। मतलब ऐसा राजनीति वैज्ञानिकों के सामने ऐसी क्या समस्याएं महसूस हुई जिसके लिए उन्होंने व्यवहारवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस व्यवहारवाद के उदय और विकास के मैंने चार रीजन दिया आपको। इनमें से एक लघुचात्मक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, एक लघुचात्मक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का इनमें से। व्यवहारवाद का विकास। व्यवहारवाद का विकास व्यवहारवाद के विकास में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय का है।
1925 में चार्ल्स मेरियम की रचना न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स को व्यवहारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण कहा जा सकता है। अमेरिका में मेरियम की प्रेरणा से यथार्थवादी और परिमाणात्मक अध्ययन किए गए और सुप्रसिद्ध शिकागो संप्रदाय व्यवहारवाद का प्रमुख गढ़ बन गया। यानी व्यवहारवाद की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम 1925 में प्रकाशित चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स का है, जो कि शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित है। और व्यवहारवाद के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय का रहा है। आप ये इसकी चार्ल्स मेरियम की बुक नोट कर सकते हो आप। 1925 में चार्ल्स मेरियम ने एक पुस्तक लिखी, चार्ल्स मेरियम न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। ऑफ पॉलिटिक्स यानी ये चार्ल्स 1925 में शिकागो विश्वविद्यालय। यानी कहने का मतलब ये है कि जो व्यवहारवाद का जो विकास हुआ, उस व्यवहारवाद के विकास में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय का है। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के ही चार्ल्स मेरियम ने 1925 में एक पुस्तक लिखी, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। इस पुस्तक को इस पुस्तक को व्यवहारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। यानी चार्ल्स मेरियम ने जो पुस्तक लिखी है, मतलब व्यवहारवाद के विकास में चार्ल्स मेरियम ने जो पुस्तक लिखी है 1925 में न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इसको व्यवहारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। और व्यवहारवाद के विकास में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय का रहा है। शिकागो विश्वविद्यालय की त्रिमूर्ति, शिकागो विश्वविद्यालय शिकागो विश्वविद्यालय की त्रिमूर्ति। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो शिकागो विश्वविद्यालय था, उसमें जो उसकी जो त्रिमूर्ति है, मतलब 3 व्यक्ति हैं, मतलब 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने व्यवहारवाद के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। पहला है टीवी स्मिथ, दूसरा चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासलर। ये जो 3 राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, इनको शिकागो विश्वविद्यालय की त्रिमूर्ति कहा जाता है। ये सब व्यवहारवाद से संबंधित है। व्यवहारवाद की दिशा में, व्यवहारवाद के विकास की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण जो, मतलब उसके चरण में जो महत्वपूर्ण चरण है, वो चार्ल्स मेरियम की पुस्तक है, जो शिकागो विश्वविद्यालय से है, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स है। और शिकागो विश्वविद्यालय की त्रिमूर्ति टीवी स्मिथ, चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासलर कहा जाता है। यानी शिकागो विश्वविद्यालय की त्रिमूर्ति है, वो उनकी नाम टीवी स्मिथ, चार्ल्स मेरियम और लासलर कहा जाता है। ये शिकागो विश्वविद्यालय की त्रिमूर्ति है। व्यवहारवाद का स्वरूप और मूल मान्यता और उसकी विशेषता है। मतलब
व्यवहारवाद की विशेषता है उसका स्वरूप, यहाँ से निबंधात्मक क्वेश्चन बनेगा। व्यवहारवाद का जो प्रणेता है वो डेविड ईस्टन है। डेविड ईस्टन की पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई है। यानी जो व्यवहारवाद का प्रणेता है वो डेविड ईस्टन है। डेविड ईस्टन की बुक है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में उसने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से इसमें से एक ये निबंधात्मक क्वेश्चन बनेगा। व्यवहारवाद का स्वरूप और विशेषता है। व्यवहारवाद का स्वरूप, विशेषता है। व्यवहारवाद का स्वरूप, और विशेषता है। यानी जो डेविड ईस्टन है व्यवहारवाद का प्रणेता है, उसने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई है। व्यवहारवाद का जो प्रणेता है डेविड ईस्टन, उसने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं। व्यवहारवाद का प्रणेता डेविड ईस्टन। इनकी पुस्तक का नाम है द करंट मीनिंग ऑफ द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। इस पुस्तक में इन्होंने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई है। व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं। यानी डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद के प्रणेता है, उन्होंने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई है। व्यवहारवाद का स्वरूप और उसकी विशेषता ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक निबंधात्मक क्वेश्चन बनेगा। व्यवहारवाद में से 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब अपन पढ़ते हैं कि 8 विशेषताएं कौन कौन सी है। डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, ये उनकी पुस्तक है डेविड ईस्टन की, इसमें उन्होंने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई है। अब अपन देखते हैं व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं कौन कौन सी है। पहली विशेषता है नियमन। यानी डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई है अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में, उसकी पहली विशेषता है नियमन। नियमन में अपन देखेंगे मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में समानताएं ढूंढी जा सकती हैं और इन समानताओं को अनुसंधान द्वारा खोजकर उन्हें सामान्यीकरण का रूप दिया जा सकता है तथा मानवीय व्यवहार की व्याख्या और भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है।
मतलब कहने का मतलब है कि मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है उसमें समानताएं ढूंढी जा सकती है और इन समानताओं को अनुसंधान द्वारा खोज कर इन्हें सामान्यीकरण का रूप दिया जा सकता है तथा मानवीय व्यवहार की व्याख्या और भविष्य के लिए संभावनाएं, यानी जो मानवीय व्यवहार में जो समानता ढूंढी गई है, जो आंकड़े ढूंढे गए हैं, उनके आधार पर उसकी व्याख्या और उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। यानी जो मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है उनमें समानताएं ढूंढी गई है, उसके आधार पर उसके भविष्य की संभावनाएं उसके भविष्य के बारे में संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है और उसकी व्याख्या की है। दूसरी विशेषता है सत्यापन। ये मैं आपको व्यवहारवाद की विशेषता बता रहा हूँ जो डेविड ईस्टर ने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म बताई है। उसने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई थी। पहली विशेषता नियमन, दूसरी विशेषता सत्यापन। मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया को सत्यापन कहते हैं। इसके अंतर्गत एकत्रित की गई सामग्री का सत्यापन, यानी जो मानवीय व्यवहार के संबंध में जो अपन ने जो आंकड़े इकट्ठे किए, सामग्री इकट्ठी की है, उसको जांचना और उसकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन कहते हैं। यानी नियमन में अपन ने जो आंकड़े और जो मानवीय व्यवहार के जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं उनके आधार पर उन आंकड़ों की पुष्टि करना और उनको सत्यापन करना, इसमें शामिल सत्यापन में। यानी नियमन में जो मानवीय व्यवहार संबंधी आंकड़े अपन ने जो इकट्ठे किए हैं उन आंकड़ों का सत्यापन करना। नियमन में जो अपन ने जो मानवीय व्यवहार संबंधी जो आंकड़े इकट्ठे किए उन आंकड़ों का इसमें सत्यापन करना। तकनीकी प्रयोग, तीसरा है तकनीकी प्रयोग। तीसरा है तकनीकी प्रयोग। व्यवहारवाद की तीसरी विशेषता है तकनीकी प्रयोग। तथ्यों, आंकड़ों, नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए मान्य शोध पद्धतियों एवं प्रविधियां काम में ली जानी चाहिए। तथ्यों, आंकड़ों तथा नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए मान्य शोध पद्धतियां एवं प्रविधियां काम में ली जानी चाहिए। यानी जो तथ्य, आंकड़े और नियमितताएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो परिष्कृत और मान्य पद्धतियां उनको काम में लिया जाना चाहिए। यानी जो हम मानवीय व्यवहार से संबंधित जो आंकड़े इकट्ठे करेंगे उन आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए हमें मान्य शोध प्रविधियां और काम में ली जानी चाहिए। जैसे इसमें निम्न पद्धतियां बताई गई है: बहुकारक विश्लेषण, सर्वेक्षण, गणितीय मॉडल। ये जो इनमें जो पद्धतियां बताई गई है, यानी तथ्यों, आंकड़ों तथा नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए मान्य शोध पद्धतियां एवं प्रविधियां काम में ली जानी चाहिए। यानी जो मानवीय व्यवहार संबंधित अपन जो आंकड़े इकट्ठे करेंगे उसके लिए परिष्कृत विधियां और उसके लिए जो मान्यता प्राप्त पद्धतियां और प्रविधियां काम में ली जानी चाहिए। यानी जिन पद्धतियों और प्रविधियों को मान्यता प्राप्त है वो पद्धतियां काम में ली जानी चाहिए। यानी मनुष्य के व्यवहार से संबंधित जो भी हम आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं सत्यापन करें, सत्यापन के बाद हम उनका मतलब जो भी आंकड़े अपन ने जो भी आंकड़े इकट्ठे किए हैं उन आंकड़ों सत्यापन करने के बाद सत्यापन के लिए उन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए मान्य शोध प्रविधियां, इन्होंने मान्य शोध प्रविधियां बताई है भाई। उन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए आपको मान्य शोध प्रविधियां काम में ली जानी चाहिए। जो मान्य शोध प्रविधियां हैं बहुकारक विश्लेषण, गणितीय मॉडल, ये बताइए इन्होंने। अब चौथा है परिमाणीकरण। यानी व्यवहारवाद की 3 विशेषताएं हो चुकी है, अब चौथी विशेषता है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण ये व्यवहारवाद की चौथी विशेषता है परिमाणीकरण।
पहली विशेषता होगी आंकड़े इकट्ठे करना। दूसरी विशेषता को सत्यापन करना, जो अपने जो आंकड़े इकट्ठे किए उनको सत्यापन करना। तीसरी विशेषता तकनीकी प्रयोग, यानी जो मान्यता प्राप्त तकनीकें हैं, विधि हैं, उनके आधार पर आंकड़े इकट्ठा करना। और चौथी विशेषता है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण व्यवहारवादी अध्ययन के विवरण तथा आधार सामग्री को लेखबद्ध करने में विशुद्धता लाने के लिए परिमाणीकरण की आवश्यकता पड़ती है। इससे अध्ययन गणितीय या समाजविद हो सकता है। व्यवहारवादी अध्ययन के विवरण तथा आधार सामग्री को लेखबद्ध करने में, यानी जो अपने जो मानव व्यवहार से संबंधित जो आंकड़े प्राप्त किए हैं उनको लेखबद्ध करना, उनको लिखना, क्रमबद्ध लिखना, उनको परिमाणन की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो अपने मानव व्यवहार से संबंधित जो अपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, मानव के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित जो अपने आंकड़े किए हैं, उन आंकड़ों को परिमाणीकरण करना, अर्थात उनको क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित लिखना। जो भी अपने आधार सामग्री ली है मानव राजनीतिक व्यवहार से संबंधित, उनको लेखबद्ध करना और विशुद्धता लाने के लिए तब मापन तथा परिमापन की आवश्यकता। यानी शुद्धता के आधार पर उसको परिमाणीकरण करना, उनको क्रमबद्ध करना, यानी जो भी गलतियां हैं उनको उठाना और शुद्ध रूप में उनको लिखना, लेखबद्ध करना शुद्ध रूप में उनको। पांचवी विशेषता है मूल्य निरपेक्षता। मूल्य निरपेक्षता व्यवहारवाद की पांचवी विशेषता है मूल्य निरपेक्षता। ये जो पॉइंट है मूल्य निरपेक्षता, इस पॉइंट के बेस पे परंपरागत राजनीति विज्ञान और व्यवहारवाद में जो अंतर है वो सबसे मेन अंतर यही है इन दोनों में। भाई परंपरागत राजनीति विज्ञान और व्यवहारवाद का जो मेन अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है वो यही है, मूल्य निरपेक्षता। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान में तो मूल्यों को शामिल किया गया, जबकि व्यवहारवाद में मूल्यों को शामिल नहीं किया गया है। जबकि इसके बाद उत्तर व्यवहार आएगा, उसमें दोनों को शामिल किया गया है। अपना व्यवहारवाद टॉपिक के बाद उत्तर व्यवहारवाद चलेगा अपना। उसमें है ना, जो उत्तर व्यवहारवाद में क्या किया गया है, मूल्यों को भी शामिल किया गया है और तथ्य और वैज्ञानिकता को शामिल किया गया है। जबकि परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसमें मूल्यों को शामिल किया गया है, और जबकि जो व्यवहारवाद है उसमें मूल्यों को शामिल नहीं किया गया है। वो मूल्य सापेक्ष है या मूल्य निरपेक्ष है। व्यवहारवाद में राजनीति वैज्ञानिक अपने मूल्यों को, आदर्शों को दूर रखता है। इसकी दृष्टि से कोई भी वस्तु अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, वह मूल्यों को तथ्यों से पृथक करता है। इसमें मूल्यों को तथ्यों से पृथक किया गया है, यानी इसमें केवल तथ्य को स्थान दिया गया है, वैज्ञानिकता को स्थान दिया गया है, मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो कल्पनात्मक है उसमें कल्पना को शामिल किया गया, जबकि इसमें वास्तविकता को शामिल किया गया है। भाई वास्तविकता जो भी अपन करेंगे उसका परीक्षण निरीक्षण करेंगे उस चीज़ का, जो भी अपन इसमें डालेंगे, वो जो भी इसमें आंकड़े आएंगे उसका परीक्षण निरीक्षण किया जाएगा। बिना परीक्षण निरीक्षण के शामिल नहीं किया जाएगा इसमें। मूल्यों को इसमें शामिल नहीं किया, मूल्यों को इसमें हटा दिया इसमें। जबकि जो उत्तर व्यवहारवाद आएगा उसमें इसमें मूल्यों को शामिल किया, मूल्यों के साथ साथ तथ्यों और आंकड़ों को शामिल किया गया है। अपने व्यवहारवाद के बाद आएगा उत्तर व्यवहारवाद, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि इसमें मूल्यों को और तथ्यों दोनों को शामिल किया गया है। मतलब जो परंपरागत राजनीति विज्ञान जो काल्पनिकता, कल्पनात्मकता, ऐतिहासिकता, विवरणात्मकता, उन चीज़ों को उसने शामिल नहीं किया गया। उसने राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए इसमें मूल्य को उठाया, इसमें कल्पना को काल्पनिक मूल्य को उठा दिया इसमें। अब चौथा है अपना क्रमबद्धता। तो छठी विशेषता है क्रमबद्धता। यानी व्यवहारवाद की छठी विशेषता है क्रमबद्धता। पहली विशेषता नियमन, दूसरा सत्यापन, तीसरा तकनीकी प्रयोग, चौथा परिमाणीकरण, पांचवा मूल्य निरपेक्ष, छठी क्रमबद्धता।
व्यवहारवाद क्रमबद्धता पर जोर देता है। अध्ययन, अवलोकन, तथ्य संग्रहण, सिद्धांत निर्माण, सत्यापन आदि सभी में क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्यों और सिद्धांत की निकटता है। व्यवहारवाद क्रमबद्धता पर जोर देता है। अध्ययन, अवलोकन, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो भी अपन जो भी इसमें अपन जो भी लिखेंगे वो सब क्रमबद्ध होना चाहिए। चाहे अपन तथ्यों की खोज की, मानव व्यवहार किया, परीक्षण किया, निरीक्षण किया, वो सब एक क्रमबद्ध रूप में लिखा हुआ होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे अपन ने अध्ययन किया, अवलोकन किया, तथ्य संग्रह किया, सिद्धांत निर्माण, सत्यापन आदि सभी में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी सीक्वेंस में सब होनी चाहिए। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य और सिद्धांत की निकटता है। इसमें सर्वाधिक तथ्य और सिद्धांतों को पर जोर दिया गया है। मतलब सीक्वेंस में जो भी अपन आंकड़े लेंगे, मानव के राजनीति व्यवहार संबंधी जो भी अपन आंकड़े लेंगे उनको सबको सीक्वेंस से लिखना है। नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धता में सब कुछ अपने को जो भी अपने आंकड़े प्राप्त किए उनका परीक्षण किया, किस प्रकार से अपने आंकड़े प्राप्त किए, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग ली, आंकड़े प्राप्त करने के लिए अपन ने कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग में ली, उन सबका अपन को सीक्वेंस में लिखना है, क्रमबद्ध रूप में लिखना है। सातवीं विशेषता है विशुद्ध ज्ञान। सातवीं विशेषता है विशुद्ध ज्ञान। ये अपनी सातवीं विशेषता है। पहली विशेषता नियमन, दूसरी सत्यापन, तीसरी तकनीकी प्रयोग, चौथी परिमाणीकरण, पांचवी मूल्य निरपेक्षता, छठी क्रमबद्धता और सातवीं विशेषता है विशुद्ध ज्ञान, बिल्कुल प्योर नॉलेज। राजनीति के विशुद्ध विज्ञान का निर्माण करने के लिए प्राकृतिक विज्ञानों की तरह परिष्कृत पद्धति का प्रयोग करने पर बल देते हैं। यानी जो प्राकृतिक विज्ञान है उन विज्ञानों की तरह इसमें भी परिष्कृत पद्धति का प्रयोग करने पर बल देते हैं। यानी इसमें राजनीति विज्ञान में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए मतलब इसमें जो गलतियां और उन चीज़ों को उठाने के लिए परिष्कृत पद्धतियां काम में ली जाती है। उन परिष्कृत पद्धतियों के द्वारा निरीक्षण होने के बाद ही विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि परिष्कृत पद्धतियों द्वारा विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त किया जाना। मतलब जो भी अपन ने आंकड़े इकट्ठे किए, सत्यापन निरीक्षण किया, उसके सत्यापन निरीक्षण किया, विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना। मतलब बिना गलतियों के, बिना किसी गलत के उसमें विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना। और इस विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परिष्कृत पद्धति का प्रयोग करने पर बल देते हैं। यानी जो वैलिड मेथड है, परिष्कृत पद्धतियाँ, उन्हीं का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो मान्यता प्राप्त पद्धतियाँ हैं, जिनको मान्यता मिल चुकी, हाँ भाई यही है ना मान्यता प्राप्त पद्धतियाँ हैं, इन्हीं पद्धतियों के आधार पर विशुद्ध ज्ञान हासिल करना चाहिए। अपनी आठवीं विशेषता है समग्रता तथा एकीकरण। अपनी लास्ट इसकी आठवीं विशेषता है समग्रता एकीकरण। समग्रता अथवा एकीकरण। ये अपनी आठ विशेषता है। पहली विशेषता नियमन, दूसरी सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धता, विशुद्ध ज्ञान, समग्रता। ये डेविड विल्सन की 8 विशेषताएं जो उन्होंने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में दी है। और इन 8 विशेषताओं में क्वेश्चन बनकर निबंधात्मक। समग्रता अथवा एकीकरण। मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार अनेक गैर राजनीतिक कारकों से सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। मानव व्यवहार का अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। समस्त मानव एक पूर्ण इकाई है। व्यवहारवादी उपागम राजनीति शास्त्र एवं अन्य समाज विज्ञानों के संबंध बनाकर अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन बल देता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान को नवीन मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ और नवीन दिशाएं प्रदान किए। समस्त मानव व्यवहार एक पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। यानी जो मानव का जो व्यवहार है
वो एक खुद एक पूर्ण इकाई है, उसको खंडों में अध्ययन नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार इसमें एक मूलभूत एकता पाई जाती है तथा इसी कारण विभिन्न समाज विभिन्न परस्पर अत्यंत समीप है। अतः राजनीति विज्ञान का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये कि मतलब मानव का व्यवहार एक पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं किया जाना चाहिए। समस्त मानव व्यवहारवादी उपागम राजनीति शास्त्र में अन्य समाज विज्ञानों में संबंध बनाकर अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन पर, यानी व्यवहारवादी उपागम राजनीति शास्त्र में अन्य जो भी राजनीति विज्ञान है उनमें संबंध बनाकर अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। मतलब सभी जो दूसरे जो सामाजिक विज्ञान है उनसे इनका संबंध स्थापित करना। और इसमें नवीन मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ और नवीन दशाएं प्रदान की है। मतलब इसने जो राजनीति विज्ञान को नवीन मूल्य, नई भाषा और नई पद्धतियाँ और नवीन दशाएं प्रदान की है। ये अपने व्यवहारवाद की 8 विशेषता है। यहाँ से निबंधात्मक क्वेश्चन बनता है व्यवहारवाद का स्वरूप और उसकी विशेषता है। इसमें है नियम, इसमें फर्स्ट विशेषता है नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धता, विशुद्ध ज्ञान, संबद्धता, एकीकरण। व्यवहारवाद की 8 विशेषता है। इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा निबंधात्मक। यानी कहने का मतलब ये है कि जो व्यवहारवाद का जो उदय हुआ उसका मेन रीजन ये था कि जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान था उसके प्रति असंतोष था। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसके प्रति, क्योंकि वो ऐतिहासिक था, विवरणात्मक था, काल्पनिक था और उसमें मूल्यों को स्थान दिया गया है, उसमें आदर्शों को स्थान दिया गया है। जबकि जो व्यवहारवाद है उसमें मूल्यों, आदर्शों को स्थान नहीं दिया गया है और वो तथ्यात्मक है, वैज्ञानिक है। व्यवहारवाद है वो तथ्यात्मक है, वैज्ञानिक है। और इन्होंने व्यवहारवाद की जो 8 विशेषताएं बताई है, डेविड ईस्टर ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में। अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई है। नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धता, विशुद्ध ज्ञान, संबद्धता, एकीकरण। और इनके रीजन थे, मतलब 4 रीजन। मतलब व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, व्यवहारवाद के उदय की क्यों आवश्यकता पड़ी, राजनीतिक वैज्ञानिकों को क्या ऐसी आवश्यकता हुई कि उन्होंने व्यवहारवाद के विकास में योगदान दिया तथा उन्होंने एक नए सिद्धांत व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। उसके लिए परंपरागत अध्ययन पद्धति के प्रति असंतोष, यानी जो परंपरागत जो अपनी पद्धतियाँ थी वो इतने सालों से चली आ रही थी, उसके प्रति असंतोष था। वो भी परंपरागत राजनीति विज्ञान केवल कुछ ही समस्याओं का समाधान कर पाता था। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है इसमें परंपरागत अध्ययन पद्धति के प्रति असंतोष, यानी जो इसमें जो शासन व नीति निर्माण में उसके निर्धारण में जो मतलब शासन के निर्माण के लिए उसमें कानूनों का निर्माण, विधायिका, इसमें जो राजनीति के थे उनको तो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, लेकिन जो हमारे जो राजनीति के थे मतलब अच्छे व्यक्तित्व थे उनके ज्ञान और कौशल को स्थान नहीं दिया गया। परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ उसमें राज्य सरकार का और कानून का अध्ययन किया जाता था, जबकि उसमें उन संस्थाओं में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया गया। इन संस्थाओं में काम करने वाले लोगों के राजनीतिक व्यवहार को इसमें शामिल किया गया है, ताकि परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार और कानून का अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यवहारवाद में इन संस्थाओं में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। परंपरागत राजनीति विज्ञान में केवल संस्थाओं का अध्ययन को शामिल किया गया था, वो काल्पनिक था, वो ऐतिहासिक था, विवरणात्मक था। उसमें मूल्यों को स्थान दिया गया, सबसे बड़ा मेन टॉपिक उसमें मूल्यों को स्थान दिया गया, जबकि व्यवहारवाद में मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया है। और जबकि इसके बाद उत्तर व्यवहारवाद आएगा, उसमें मूल्यों को और तथ्यों को दोनों को स्थान दिया गया है। यानी उत्तर व्यवहारवाद का प्रणेता भी डेविड ईस्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि अपन ने इसमें मूल्यों को स्थान नहीं दिया। मूल्य जबकि मूल्य तो उसका बेस है, वो शुरुआत से चले आ रहे हैं,
इसलिए उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को भी शामिल किया गया। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे बाद में उत्तर व्यवहारवाद, उसमें अपन और अच्छे से देख लेंगे मतलब इसमें। फिर अपन पढ़ेंगे व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर क्या है, मतलब इन दोनों में क्या अंतर है। तो उसके बाद अपन पढ़ेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान, जो अपना फर्स्ट टॉपिक है। उत्तर व्यवहारवाद के बाद अपन पढ़ेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान, जो अपना फर्स्ट टॉपिक है। वो इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये अपन ने 8 विशेषताएं लिखी है, नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धता, विशुद्ध ज्ञान, इसमें तो 100% एक क्वेश्चन बनेगा, एक निबंधात्मक क्वेश्चन बनेगा इसमें। इसका सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। यानी मानव का ऐसा राजनीतिक व्यवहार जिसका नियमन, सत्यापन में परिमाणीकरण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीति व्यवहार के अध्ययन से की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या, यानी राजनीति व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। इस व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है, यानी ये प्रैक्टिकल है, ये अनुभवों के आधार पर आधारित है। यानी जो अपने अनुभव के आधार पर अपने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, घूम फिर के जो अपने जो भी आंकड़े की जो परिष्कृत पद्धति है उनके आधार पर जो अपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, प्रैक्टिकल किया है, प्रयोग किया है अपने, उसके आधार पर इसमें निष्कर्ष निकाले गए हैं। व्यवहारवाद मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में जो नई नई पद्धतियाँ, खोजों, दृष्टिकोणों का प्रयोग किया गया, उन्हीं को देखकर इसमें भी नए नए पद्धतियों, दृष्टिकोणों का प्रयोग किया गया है। और जो समकालीन विज्ञान थे, मनोविज्ञान, जो प्राकृतिक विज्ञान थे, समकालीन मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना। यानी मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत, पद्धतियाँ और खोज थी, उन पद्धतियों और खोजों के आधार पर ही इसमें भी नई पद्धतियाँ, खोजों व निष्कर्षों को निकालना और इन समाज विज्ञानों को निकट लाना। यानी जिन पद्धतियों, जिस प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग इन सामाजिक विज्ञानों में किया गया, नए नए उपकरणों, नई नई पद्धतियों, नए निष्कर्ष निकाले गए, उसी के आधार पर इस राजनीतिक विज्ञान में भी नई नई पद्धतियाँ, निष्कर्ष निकाले गए और नए नए सिद्धांत इसमें दिए गए। यानी मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत थे, उसमें इन विज्ञानों में क्या है, नए नए सिद्धांत और पद्धतियों की खोज हुई। और इन पद्धतियों को देखते हुए राजनीतिक वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि राजनीतिक विज्ञान में भी इन विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र की तरह नई नई पद्धतियाँ, खोज और दृष्टिकोणों की खोज की गई इसमें। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए इसमें व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान था और जो काल्पनिक था, उसमें आदर्श और मूल्यों को स्थान दिया गया था, जबकि इसमें मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया है। जब इसके बाद उत्तर व्यवहारवाद आया, इसके बाद आएगा उत्तर व्यवहारवाद, उसमें मूल्यों को और तथ्यों को दोनों को स्थान दिया गया है। ये व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं जो उन्होंने अपनी पुस्तक डेविड ईस्टन ये 8 विशेषताएं, उनकी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में उन्होंने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं दी है। नियमन, सत्यापन करना, तकनीकी प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धता, विशुद्ध ज्ञान, संबद्धता, इस व्यवहारवाद के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो 1925 में चार्ल्स मेरियम की रचना न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स को माना जाता है, जो व्यवहारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी 1925 में चार्ल्स मेरियम, जो शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। वो पुस्तक व्यवहारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनी।
जो शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित थे। शिकागो विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने व्यवहारवाद के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। और शिकागो विश्वविद्यालय की त्रिमूर्ति टीवी स्मिथ, चार्ल्स मेरियम, एंड लासवेल, यानी शिकागो विश्वविद्यालय की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है टीवी स्मिथ, चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासवेल। ये सब व्यवहारवाद से संबंधित ही विचारक हैं। अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय। यानी व्यवहारवाद में सांख्यिकी या परिमाणात्मक सूत्रीकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्थाएं न होकर व्यक्ति होना चाहिए। यानी व्यवहारवाद में राजनीति अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्थाएं न होकर व्यक्ति होना चाहिए। यह सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखता है। यानी जो भी सामाजिक विज्ञान है उनको व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखता है और राजनीतिक विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकता पर, यानी ये व्यवहारवाद ये चाहता है कि राजनीतिक विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध स्थापित किया जाए। सांख्यिकी या परिमाणात्मक सूत्रीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें सांख्यिकी और परिमाणात्मक सूत्रीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद, इसमें व्यवहारवाद के अंतर्गत रॉबर्ट डहल ने कुछ पॉइंट दिए हैं इसमें। यह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विरोध आंदोलन है जिसमें अनेक राजवैज्ञानिक, विशेषकर अमेरिकी संबंध है, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट है। यह परंपरागत राजनीति विज्ञान के विभिन्न विभागों में जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थात्मक आदि के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। यानी रॉबर्ट डहल ने अपने ये विचार दिए हैं। इस उपागम में जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया वो अमेरिकी राजनीतिज्ञों ने दिया। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के राजनीतिज्ञों ने दिया। व्यवहारवादी राजवैज्ञानिक ये मानते हैं कि कतिपय नवीन पद्धतियों एवं उपागमों का विकास किया जा सकता है, जिसकी सहायता से राजविज्ञान में आनुभविक प्रस्तावनाओं और कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांत का विकास संभव है। यानी नवीन पद्धतियों एवं उपागमों का विकास किया जा सकता है। यानी व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ ये मानते हैं कि इस राजनीतिक विज्ञान में नवीन पद्धतियाँ एवं उपागमों का विकास किया जा सकता है, जिनकी सहायता से हम राजनीतिक विज्ञान में आनुभविक प्रस्तावनाओं और कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांत का विकास संभव है। यह ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, यानी जो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो, और समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों के निकट लाना है। यानी जो मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में जो सिद्धांत, पद्धतियाँ और खोजें हैं उन खोजों, पद्धतियों और दृष्टिकोणों के निकट लाना है। यानी उनमें जो पद्धतियाँ, खोज, दृष्टिकोण हैं उनके आधार पर ही इसमें भी इनको शामिल किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान के अनुभव तथ्यों को वैज्ञानिकता प्रदान करना, इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी घटनाओं को मनुष्य के ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना है जिसका पर्यवेक्षण कर लिया गया हो, जिसका पर्यवेक्षण किया जा सकता हो। व्यवहारवाद विषय के अनुभव तथ्यों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का, यानी व्यवहारवाद में जो अपने विषय संबंधी जो अनुभव के आधार पर जो अपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं उनको अधिक वैज्ञानिक बनाना, परिष्कृत विधि द्वारा उनको अधिक वैज्ञानिक बनाना। राजनीतिक जीवन के अनुभविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों और कतिपयों द्वारा जो अनुभविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों, अभिग्रहों को पूरा करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो व्यवहारवाद है उसमें मूल्य निरपेक्ष है, उसमें मूल्य को शामिल नहीं किया गया है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में मूल्य को शामिल किया गया। परंपरागत राजनीति विज्ञान काल्पनिक है, जबकि जो व्यवहारवाद है वो वास्तविक है, वैज्ञानिक है, तथ्यों पर आधारित है।
इसमें मूल्यों को शामिल नहीं किया गया है। और ये व्यवहारवाद की 8 विशेषता है। व्यवहारवाद की 8 विशेषता है। इस जो डेविड स्टर्न जो व्यवहारवाद के प्रणेता है उन्होंने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं दी है उनकी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। उसमें नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धता, विशुद्ध ज्ञान, संबद्धता, ये व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं हैं जो डेविड स्टर्न ने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म दी है। और व्यवहारवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स है। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स है जिसमें व्यवहारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो शिकागो विश्वविद्यालय संबंधित है। व्यवहारवाद के निर्माण में व्यवहारवाद सिद्धांत के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शिकागो विश्वविद्यालय के राज वैज्ञानिकों का है। इसमें से चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट को एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। शिकागो विश्वविद्यालय को व्यवहारवाद का गढ़ माना जाता है और ये शिकागो विश्वविद्यालय की त्रिमूर्ति शिकागो विश्वविद्यालय त्रिमूर्ति टीवी स्मिथ, चार्ल्स मेरियम, हेरल्ड लासवेल है। इन तीनों राजनीतिक वैज्ञानिकों को शिकागो विश्वविद्यालय की त्रिमूर्ति माना गया है। इसमें टीवी स्मिथ, चार्ल्स मेरियम, हेरल्ड लासवेल है। इन सब ने व्यवहारवाद के विकास में अच्छा योगदान दिया है। द्वितीय महायुद्ध के बाद राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में यह विचार बल पकड़ता गया है कि राजनीतिक शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा। परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकी विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों, निर्देशन सर्वेक्षण जैसी पद्धतियों के बढ़ते हुए प्रयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद का पोषण किया है। यानी नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग द्वितीय महायुद्ध के बाद राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में ये विचार कि राजनीतिक शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा। ये नवीन अध्ययन पद्धतियां हैं। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक वैज्ञानिकों ने यह महसूस किया है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में नवीन पद्धतियों को स्थान देना चाहिए। ये पद्धतियां हैं परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियां, सांख्यिकी विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों, निर्देशन सर्वेक्षण जैसी प्रविधियों के बढ़ते हुए प्रयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद का पोषण किया। यानी इन पद्धतियों ने राजनीतिक व्यवहार का पोषण किया और उसको वस्तुनिष्ठ बनाया। और ये व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म जो डेविड स्टर्न जो व्यवहारवाद के प्रणेता है उन्होंने व्यवहारवाद की 8 विशेषता बताई है अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में। पहली विशेषता है नियमन। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में समानताएं ढूंढी जा सकती है। इन समानताओं को अनुसंधान द्वारा सोचकर इन्हें सामान्यीकरण का रूप दिया जा सकता है तथा मानवीय व्यवहार की व्याख्या मतलब कहने का मतलब है कि आंकड़े इकट्ठे करना। जो मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है उसके आंकड़े इकट्ठे करना, उसमें आंकड़े इकट्ठे करके उनमें समानताएं ढूंढना और उन्हीं आंकड़ों मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के जो आंकड़े हैं उन्हीं आंकड़ों के आधार पर उसके भविष्य की संभावनाएं मतलब उसका भविष्य की संभावना तलाशी जाती है और उसके मानवीय व्यवहार की व्याख्या करना और भविष्य में जो उसकी संभावना है उनको तलाशना। दूसरी विशेषता है सत्यापन। मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन कहते हैं। यानी जो अपन ने जो मानव के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित जो अपन ने जो आंकड़े लिए हैं उन आंकड़ों को जांचना, उनको दोबारा जांचना और उनकी पुष्टि करना सत्यापन कहलाता है। तकनीकी प्रयोग तीसरी विशेषता है तकनीकी प्रयोग। तथ्यों, आंकड़ों तथा नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए मान्य शोध पद्धतियों प्रविधियां काम में ली जाती हैं। यानी जो मनुष्य के जो राजनीतिक व्यवहार है
उससे संबंधित हमको जो आंकड़े प्राप्त करने हैं, उसके राजनीतिक व्यवहार संबंधी जो हमें आंकड़े चाहिए, उनको प्राप्त करने के लिए मान्य शोध पद्धतियाँ प्रवृत्तियाँ, यानी जो ऐसी पद्धतियाँ काम में ली जानी चाहिए जिनको मान्यता प्राप्त है। परिमाणीकरण, व्यवहारवादी अध्ययन के विवरण तथा आधार सामग्री को लेखबद्ध करने में विशुद्धता लाने के लिए मापन तथा परिमापन की आवश्यकता पड़ती है। इससे अध्ययन गणितीय व ज्यामितीय हो जाता है। परिमाणीकरण का अर्थ है लेखबद्ध और शुद्ध, यानी जो भी अपन ने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उनका परीक्षण किया है, निरीक्षण किया है, उन सब के आधार पर उनको लेखबद्ध करना और विशुद्ध लेख करना। यानी उनमें जो भी अपन जो लेखबद्ध करेंगे, उनको जो भी अपन ने आंकड़े इकट्ठे किए उनको लेखबद्ध करेंगे, उसमें शुद्धता लाना, मतलब उसमें गलतियाँ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिना गलतियों के उनको क्रमबद्ध लिखना, सीक्वेंस में लिखना। मूल्य निरपेक्षता, व्यवहारवाद की सबसे बड़ी विशेषता ये कि मूल्य निरपेक्षता, यानी व्यवहारवाद में मूल्यों को शामिल नहीं किया गया है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान मूल्य सापेक्ष है, उसमें मूल्यों को शामिल किया गया है, जबकि व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष है, उसमें मूल्यों को शामिल नहीं किया गया है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान और व्यवहारवाद की सबसे बड़ा अंतर यही है कि मूल्य सापेक्षता और मूल्य निरपेक्षता। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में काल्पनिक कल्पना को शामिल किया गया, उसमें ऐतिहासिक है वो, उसमें राज्य सरकार और कानून जैसी संस्थाओं का अध्ययन शामिल किया गया, जबकि इसमें राज्य कानून और संस्थाओं से में काम करने वाले व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन इसमें शामिल किया गया है। मतलब परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में तो राज्य सरकार और कानून का अध्ययन ही है, ये संस्थाएं, बस इन संस्थाओं का अध्ययन शामिल किया गया है। जबकि इसमें व्यवहारवाद में जो राज्य सरकार और कानून जैसी संस्थाएं, इनमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके भी राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन शामिल किया जाना चाहिए। भाई इन संस्थाओं में जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके भी राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन इसमें शामिल किया जाना चाहिए। किस प्रकार का राजनीतिक व्यवहार है वो इसमें शामिल किया जाना चाहिए। क्रमबद्धता, छठी विशेषता है क्रमबद्धता। व्यवहारवाद की विशेषता, छठी विशेषता क्रमबद्धता, जो डेविड ईस्टर ने दी है अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में। नहीं चलता था 5 मिनट है? नहीं बंद नहीं रोका, कर लो। हाँ बोलो सर। 5 मिनट और 5 मिनट। क्रमबद्धता, छठी विशेषता है क्रमबद्धता। व्यवहारवाद क्रमबद्धता पर जोर देता है। अध्ययन, अवलोकन, तथ्य संग्रहण, सिद्धांत निर्माण, सत्यापन आदि सभी में क्रमबद्धता रहनी चाहिए। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य और सिद्धांत की निकटता है। यानी व्यवहारवाद क्रमबद्धता पर जोर देता है, यानी जो भी इसका अपन अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, तथ्य संग्रहण, सिद्धांत निर्माण, सत्यापन आदि में क्रमबद्धता, यानी जो भी आंकड़े इकट्ठे करेंगे उसका परिमाणीकरण सत्यापन करने के बाद उसमें क्रमबद्धता रहनी चाहिए। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्यों और सिद्धांत की निकटता है, यानी इसमें व्यवहारवाद में तथ्य और सिद्धांतों की सर्वाधिक निकटता है। साथ ही विशेषता है विशुद्ध विज्ञान। राजनीति के विशुद्ध विज्ञान का निर्माण करने के लिए प्राकृतिक विज्ञानों की तरह परिष्कृत पद्धति होगा, यानी इसको विशुद्ध विज्ञान बनाने के लिए व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने के लिए एक सुझाव दिया है कि इसमें भी परिष्कृत पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे अन्य प्राकृतिक विज्ञान है, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र है, उनमें जिस प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग भी व्यवहारवादी ने सुझाव दिया कि इन समाज विज्ञानों में जिन पद्धतियों का प्रयोग किया गया उन पद्धतियों के बेस पर इसमें भी इन्हीं पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि इसको वैज्ञानिक बनाया जा सके। समग्रता एकीकरण, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार, यानी मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार पूर्ण है, मनुष्य का व्यवहार एक पूर्ण है, उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है तथा इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप है। अतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों, व्यवहारवादी उपक्रम राजनीति शास्त्र एवं अन्य समाज विज्ञानों के में संबंध बनाकर अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन बल देते हैं।
यानी व्यवहारवादी उपागम है, व्यवहारवादी जो राजनीतिक वैज्ञानिक है उनका कहना है कि राजनीतिक विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ भी संबंध बनाकर अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, इनका इन विज्ञानों के साथ भी संबंध बनाकर अध्ययन किया जाना चाहिए, जिसे अंतर्शास्त्र में कहते हैं। ओके ठीक है, अपना ये टॉपिक पूरा हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना उत्तर व्यवहारवाद।